नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। नीट का मुद्दा संसद में उठाने से रोका गया, दोनों सदन में हंगामा। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने नीट और मुस्लिमों पर हमले का मुद्दा उठाना चाहा, लेकिन सत्ता पक्ष ने जबरदस्त ऐतराज हुआ। इस पर दोनों सदनों में इस पर बहस नहीं हो पाई। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इन मुद्दों को उठाना चाहा, तो लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने नीट पर बहस के लिए पूरा एक दिन मांगा, लेकिन स्पीकर ने सुझाव को नामंजूर कर दिया। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा। खड़गे ने सुझाव दिया, सिर्फ नीट या एनटीए ही नहीं बल्कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली ही सुप्रीम कोर्ट के तहत समीक्षा की जानी चाहिए। इस पर अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने कहा कि हर संस्थान को पहले अपना काम करना चाहिए। राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने भी पहले हस्तक्षेप किया और विपक्ष के नेता पर सभापति पर गंभीर आरोप लगाने का आरोप लगाया। नड्डा ने कहा, अगर विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि अध्यक्ष को अगले 3.5 वर्षों तक सच्चाई का समर्थन करना चाहिए, तो इसका ऑटोमेटिक मतलब यह है कि वह आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने पिछले 1.5 वर्षों में ऐसा नहीं किया है। खड़गे ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण केवल सरकार की प्रशंसा से भरा था, जिसमें समाज के सबसे कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान की कमी के जैसे मूलभूत मुद्दों की अनदेखी करी गई। खड़गे ने सदन में मुस्लिम युवकों की लिंचिंग की घटनाओं को जैसे ही उठाना चाहा, सत्ता पक्ष के सांसदों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। खड़गे ने कहा कि उन्हें जनहित के मुद्दे उठाने से रोका जा रहा है। भारतीय न्याय संहिता के तहत दिल्ली में पहली एफआईआर, जाने किस पर हुई कार्रवाई। देश भर में आज से लागू हो चुके नए कानून के तहत दिल्ली में पहला मामला दर्ज कर लिया गया है। मामला दिल्ली के कमला मार्केट थाना इलाके में दर्ज हुआ है, जिसमें खुद पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। दर्ज मामले के मुताबिक उप निरीक्षक कार्तिक मीना ने यह शिकायत दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि उप निरीक्षक इलाके में गश्त कर रहे थे, तब वह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुट ब्रिज के पास डीलक्स शौचालय के नजदीक पहुंचे। यहां पर एक शख्स अपनी रेहड़ी लगाकर आम रास्ते पर पान, बीड़ी और सिगरेट बेच रहा था। इससे लोगों को वहां से गुजरने में परेशानी हो रही थी। उप निरीक्षक ने उसे रेहड़ी हटाने के लिए कहा, लेकिन रेहड़ी मालिक ने अपनी मजबूरी बताई। वहां से नहीं जाने पर पुलिसकर्मी ने रेहड़ी वाले के खिलाफ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने और आम जन के आने जाने में दिक्कत करने का मामला दर्ज किया है। एफआईआर के मुताबिक आरोपी की पहचान पंकज कुमार के रूप में हुई है, जो बिहार के बाढ़ इलाके का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने कहा कि दिल्ली पुलिस 3 नए कानूनों को लागू करने को तैयार है। हमने आज सुबह से नए कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज करना शुरू कर दिया है। 3 नए आपराधिक कानून लागू होने पर पांडुचेरी की पूर्व एलजी और पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी ने कहा कि इससे मुझे जो सबसे बड़ा लाभ दिखाई देता है वह यह है कि इससे पुलिस को जवाबदेही, पारदर्शिता, तकनीक, पीड़ितों के अधिकार, अदालतों में त्वरित सुनवाई, अभियुक्तों के अधिकारों के लिए पुनः प्रशिक्षण मिल रहा है। झरने में डूबने वाले एक ही परिवार के 7 लोगों में एक की तलाश। पिकनिक मनाने गए थे, तभी हुआ हादसा। महाराष्ट्र के मुंबई के पास लोनावाला में रविवार को एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल छुट्टियां मनाने लोनावाला पहुंचे एक ही परिवार के 7 सदस्य झरने के तेज बहाव में बह गए। यह झरना भूसी डैम के पीछे एक पहाड़ी पर बना हुआ था। उनमें से केवल 2 सदस्य ही तैरकर वापस आने में कामयाब रहे। 3 के शव रविवार को बरामद कर लिए गए थे, लेकिन अन्य 2 सदस्यों की तलाश अगले दिन यानी कि सोमवार को भी जारी रही। सोमवार को तलाशी के दौरान एक और शव बरामद किया गया। इसी के साथ इस हादसे में मरने वालों की संख्या 4 हो गई है। फिलहाल 1 की तलाश जारी है। मानसून में अधिकांश लोग इस पहाड़ी इलाके में छुट्टियां मनाने आते हैं। रविवार को पीड़ित परिवार भी पिकनिक मनाने मुंबई से 80 किलोमीटर दूर लोनावाला गया। रविवार की सुबह से ही वहां भारी बारिश हो रही थी, जिस वजह से डैम में पानी भर गया था। इस कारण झरने में पानी का प्रवाह बढ़ गया। इस घटना का वीडियो कैमरे में कैद हो गया, जिसमें परिवार के सदस्यों को एक चट्टान के सहारे एक दूसरे को पकड़कर खड़े होते हुए देखा गया। वह एक दूसरे के सहारे ज्वार के विपरीत जाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ही मिनट में पानी की तेज लहर उन पर हावी हो गई और वे सभी पानी में बह गए। इस दौरान वे मदद के लिए चिल्लाने लगे। वहीं मौजूद अन्य पर्यटकों ने भी मदद की गुहार लगाई, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि कोई भी उसमें जाकर उसकी मदद नहीं कर पाया। यह घटना रविवार की दोपहर 1:30 बजे घटी। घटना की जानकारी पाकर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने पीड़ितों को रस्सी और ट्रेकिंग गियर से बचाने की कोशिश की। बेगूसराय में शर्मसार हुई मानवता, नवजात बच्ची को फेंक कर फरार हुए परिजन। बेगूसराय में मानवता एक बार फिर शर्मसार हुई है, जहां 1 दिन की नवजात बच्ची को सरेआम फेंककर परिजन लापता हो गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात बच्ची के शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया। उसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई पर जुट गई। इस घटना को लेकर जहां लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं, वहीं वे अज्ञात माँ बाप को कोसने से भी नहीं चूक रहे हैं। पूरी घटना चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के विश्वकर्मा चौक की है। घटना को लेकर चौकीदार रिंकू पासवान ने बताया कि चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के विश्वकर्मा चौक के पास एक नवजात बच्ची फेंकी हुई मिली, जहां लोगों की भीड़ जमा थी।
सूचना के बाद वह मौके पर पहुंचे और सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय लेकर आए हैं। उन्होंने बताया कि लगता है कि जन्म के वक्त बच्ची मरी हुई थी, जिसके बाद उसे फेंक दिया गया। बच्ची किसके द्वारा फेंकी गई है और किसकी है, इसका अभी पता नहीं चल पाया है। बिहार में एक और पुल धंसा, निशाने पर इस बार लालू यादव की पार्टी। किशनगंज में एक और पुल धंसने के बाद बिहार में सियासत शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अब सीधे राष्ट्रीय जनता दल पर हमला बोल रहे हैं। उनका आरोप है कि यह पुल राजद के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री के फंड से बना था। अब बिहार सरकार इस मामले की जांच करवाएगी कि राजद के तत्कालीन सांसद ने उस वक्त कितना पैसा खाया था। भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि किशनगंज में जो पुल धंसा है उसे राजद के तत्कालीन सांसद दिवंगत तस्मुद्दीन के फंड से बना था। इस पुल का निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा गया, इसलिए आज ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि बिहार सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। अन्य सभी पुल के साथ इस पुल की भी जांच करवाई जाएगी। आखिर तत्कालीन सांसद ने कितना पैसा खाया था, जांच के बाद सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। 2007-2008 में इस पुल का निर्माण हुआ था। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे वह बख्शे नहीं जाएंगे। मामला किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड का है, जहां तेज बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे बूंद नदी पर बना पुल का पिलर करीब 1 फुट धंस गया है। यह पुल ठाकुरगंज के पथरिया पंचायत स्थित खोसी डांगी गांव में तत्कालीन सांसद मोहम्मद तस्लीम उद्दीन के सांसद कोष से 2007-2008 में बनाया गया था, लेकिन सोमवार को पानी का दबाव झेल नहीं पाया और पिलर का एक हिस्सा 1 से 1.5 फुट धंस चुका है। स्थानीय पूर्व मुखिया जवाहर सिंह ने बताया कि यह पुल 3 से 4 पंचायत को जोड़ता है। अगर यह पुल धराशायी हो जाता है तो 50 से 60 हजार आबादी प्रभावित होगी। भारतीय मूल के डॉक्टर संपत फिर से चुने गए रिपब्लिकन पार्टी के प्रतिनिधि, राष्ट्रपति चुनाव में होगी अहम भूमिका। अमेरिका में भारतीय मूल के डॉक्टर संपत शिवांगी को एक बार फिर रिपब्लिकन पार्टी का प्रतिनिधि चुना गया है। उन्हें जुलाई में मिल्वॉकी में होने वाले रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के लिए प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। बता दें कि इस सम्मेलन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए औपचारिक रूप से नामांकित किया जाएगा। 78 वर्षीय ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी की ओर से मैदान में हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी समुदाय के प्रभावशाली नेता डॉक्टर शिवांगी को 6ठी बार सम्मेलन में राष्ट्रीय प्रतिनिधि चुना गया है। उन्होंने कहा, खबर साझा करते हुए बहुत खुशी हो रही है। यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि मुझे 13 जुलाई से 19 जुलाई तक मिल्वॉकी में होने वाले आगामी रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में एक अधिकारी प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। विस्कोन्सिन के मिल्वॉकी में 4 दिवसीय रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन 5 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को पार्टी का उम्मीदवार घोषित करेगा। नामांकन प्रक्रिया देश भर से रिपब्लिकन प्रतिनिधियों द्वारा पूरी की जाएगी। बता दें कि रिपब्लिकन पार्टी की आजीवन सदस्य और रिपब्लिकन इंडियन काउंसिलिंग व रिपब्लिकन इंडियन नेशनल काउंसिलिंग के संस्थापक सदस्य डॉक्टर शिवांगी को लगातार 6 बार RNC प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। उन्होंने कहा, यह 6ठी बार होगा जब मैं रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में राष्ट्रीय प्रतिनिधि के रूप में काम करूंगा, ताकि राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार को नामित कर सकूं। नए मुख्य कोच पर आया बड़ा अपडेट, जय शाह ने बताया कब होगा ऐलान। T20 विश्व कप 2024 के साथ टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल समाप्त हो गया। भारतीय खिलाड़ियों ने खिताब जीतकर अपने कोच को यादगार विदाई दी। अब टीम इंडिया का कोच कौन होगा, इसको लेकर फैसला किया जाना बाकी है। इसी बीच BCCI सचिव जय शाह ने मुख्य कोच की नियुक्ति को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि श्रीलंका सीरीज में टीम इंडिया नए कोच के साथ खेलती नजर आएगी। भारतीय टीम में नए कोच का फैसला जुलाई के अंत तक हो जाएगा। इसकी जानकारी BCCI सचिव जय शाह ने दी। उन्होंने बताया कि हाल ही में क्रिकेट सलाहकार समिति ने भारत के नए कोच के लिए 2 दिग्गजों का इंटरव्यू लिया था। इनमें से एक का चयन किया जाएगा। जल्द ही इसका ऐलान होगा। शाह ने कहा, कोच और चयनकर्ता दोनों की नियुक्ति जल्द ही कर दी जाएगी। CAC ने इंटरव्यू लिया है और 2 नामों को चुना है तथा मुंबई पहुंचने के बाद उन्होंने जो भी निर्णय लिया है हम उसके अनुसार ही काम करेंगे। VVS लक्ष्मण जिम्बाब्वे जा रहे हैं, लेकिन नया कोच श्रीलंका सीरीज से जुड़ेगा। नए कोच का कार्यकाल जुलाई 2024 से 31 दिसंबर 2027 तक रहेगा। 18 जून को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की क्रिकेट सलाहकार समिति ने राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच के पद के लिए गौतम गंभीर और WV रमन का इंटरव्यू लिया था। इन दोनों ने वीडियो कॉल के जरिए इंटरव्यू दिया, जिसमें अशोक मल्होत्रा शामिल थे। भारतीय टीम 27 जुलाई से 7 अगस्त के बीच 3 T20 और इतने ही एक दिवसीय मैचों की सीरीज के लिए श्रीलंका का दौरा करेगी। फिलिस्तीनी इलाके में घुसा इजरायली नागरिक, गुस्साए लोगों ने कार में लगा दी आग, सामने आया खौफनाक वीडियो।
इजराइल और हमास युद्ध के बाद से इजरायली और फिलिस्तीनियों के बीच एक दूसरे के प्रति नाराजगी किस कदर बढ़ गई है, इसकी वानगी हाल ही में देखने को मिली। दरअसल एक इजरायली नागरिक गलती से वेस्ट बैंक में यरूशलेम और रमल्लाह के बीच स्थित फिलिस्तीन शहर कलंदिया में घुस गया। उसे स्थानीय लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा और लोगों ने इजरायली नागरिक की कार में आग लगा दी। घटना का वीडियो भी सामने आया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में फिलिस्तीनियों की भीड़ को इजरायली वाहन का पीछा करते हुए और उस पर पत्थर फेंकते हुए देखा जा सकता है। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया कि कार के चालक ने भागने का प्रयास किया, लेकिन अंततः उसने कार से अपना नियंत्रण खो दिया और एक सैन्य चौकी के पास कंक्रीट से के डिवाइडर से टकरा गया। कथित तौर पर उस व्यक्ति को चोटें आई। कार चालक को बचा लिया गया और फिलहाल उसका यरूशलेम के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। इजराइल हमास युद्ध के बाद से फिलिस्तीन में इजराइल के खिलाफ गुस्सा बढ़ा है। फिलिस्तीनी अधिकारियों की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल हमास युद्ध शुरू होने के बाद से वेस्ट बैंक में इजरायली सेना और इजरायली नागरिकों के हमले में 553 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। वहीं फिलिस्तीनियों के हमले में 15 इजरायली नागरिक समेत सैनिक भी मारे गए हैं। वेस्ट बैंक पर 1967 से इजराइल का कब्जा है। पिछले हफ्ते ही वेस्ट बैंक के जिनिन इलाके में एक हमले में एक इजरायली सैनिक की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। इजरायली सेना भी अक्सर जिनिन इलाके में छापेमारी करते रहती है। शेखपुरा में दिन दहाड़े 35 लाख की बैंक डकैती, ग्राहक बनकर घुसे बदमाश, स्टाफ को बंधक बनाकर की लूटपाट। शेखपुरा में सोमवार दिन दहाड़े बैंक डकैती हुई है। करीब 10 बदमाश बरबीघा के श्री कृष्ण चौक स्थित एक्सिस बैंक में घुसे। बैंक के कर्मचारियों को जब तक शक हुआ तब तक बदमाशों ने हथियार निकाल लिया और सभी को बंधक बना लिया। इसके बाद कैश काउंटर और लॉकर में रखे करीब सारे कैश लूट लिए। इतना ही नहीं, बदमाशों ने बैंक के अंदर मौजूदा ग्राहकों से भी लूटपाट की। कुल 45 लाख रुपए की लूट की बात सामने आ रही है। इधर घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। पुलिस अपराधियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। पुलिस के अनुसार बैंक लूट की बात सामने आ रही है। कितनी राशि की लूट हुई है इसका अब तक पता लगाया जा रहा है। सीसीटीवी की मदद से अपराधियों की तलाशी की जा रही है। बैंक के स्टाफ और मैनेजर से भी जानकारी ली जा रही है। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार सुबह 10 बजे बैंक खुलने के अंदर करीब 10 बदमाश अंदर आए। वह अलग अलग जगह पर खड़े हो गए। कुछ देर बाद बदमाशों ने हथियार निकाल लिए और सबसे पहले सबके फ़ोन को जब्त कर लिया। इसके बाद लूटपाट करने लगे। बैंक के स्टाफ के साथ बदमाशों ने मारपीट भी की। ग्राहकों से भी बदमाशों ने लूटपाट की। बंगाल में सड़क पर महिला की पिटाई, ममता बनर्जी घिरी। सड़क पर एक महिला की पिटाई करने का एक वीडियो वायरल होने के बाद विपक्ष ममता बनर्जी पर हमलावर है। एक व्यक्ति द्वारा सड़क पर भीड़ के सामने एक महिला सहित 2 लोगों की पिटाई करने का एक खौफनाक वीडियो आया है। कहा जा रहा है कि यह सड़क पर न्याय दिया जा रहा है, जहां न कोई दलील होती है, न कोई अदालत और न ही कोई जज होता है, लेकिन सीधे सजा मिलती है। ऐसी बर्बरता को लेकर विपक्ष ने ममता बनर्जी पर हमला किया है। मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने कहा है कि यह पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासन का कुरूप चेहरा है। बीजेपी IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासन का यह घिनौना चेहरा है। वीडियो में जो व्यक्ति एक महिला को बेरहमी से पीट रहा है, इसका नाम तजमुल है। वह अपने इंसाफ सभा के जरिए त्वरित न्याय देने के लिए मशहूर है और चोपड़ा विधायक हमीदुर रहमान का करीबी सहयोगी है। उन्होंने कहा है, देश को TMC द्वारा संचालित पश्चिम बंगाल में सरिया अदालतों की वास्तविकता से अवगत होना चाहिए। हर गांव में एक संदेश खाली है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिलाओं के लिए अभिशाप हैं। बंगाल में कानून व्यवस्था का नामो निशान नहीं है। क्या ममता बनर्जी इस राक्षस के खिलाफ कार्रवाई करेंगे या शेख शाहजहां की तरह उसका बचाव करेंगी? भाजपा और CPM द्वारा साझा किए गए वीडियो में एक व्यक्ति को 2 लोगों की पिटाई करते हुए उन्हें बांस की छड़ी से दिखाई दे रहा है। पिटाई के दौरान महिला दर्द से कराह रही थी। भाजपा के साथ ही माकपा ने आरोप लगाया कि उत्तर दीजानपुर जिले के चोपड़ा इलाके में एक TMC कार्यकर्ता ने दोनों की पिटाई की। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए चोपड़ा विधायक हमीदुर रहमान ने पीटी जा रही महिला को दुष्ट जानवर कहा और कहा कि उसकी गतिविधियां असामाजिक थीं। अब तक के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय देना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।